नमस्कार बच्चों, लागत की सीरीज में जो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ वो है कुल लागत, उसके प्रकार और उसके न्यूमेरिक प्रश्नों को हल करना। तो हमने सीखा था कि एक उत्पादक जो कुछ भी व्यय करता है उसे हम लागत की कैटेगरी में रखते हैं। तो उसमें कुल लागत का कॉन्सेप्ट क्या है? तो आपको उत्पादन क्रिया के लिए बच्चों दो बातों का बहुत ध्यान रखना है कि उत्पादन क्रिया में अर्थशास्त्र में हम दो समय अवधि में इसका अध्ययन करते हैं। दो टाइम पीरियड में हम इसकी स्टडी करते हैं, एक शॉर्ट टाइम पीरियड और एक होता है लॉन्ग टाइम पीरियड, अल्पकाल और दीर्घकाल। और यहाँ हम अल्पकाल में भी कुल लागत और उसके वक्र को देखेंगे, उसके डायग्राम को समझेंगे, और दीर्घकाल में भी, लॉन्ग पीरियड में भी कुल लागत वक्र कैसा होता है इसे देखने और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं कि कुल लागत क्या होती है। यहाँ मैंने लिख दिया है बच्चों, आपको समझने में आसानी होगी कि किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करने के लिए, मतलब क्वांटिटी आपकी फिक्स होगी, निश्चित मात्रा का उत्पादन करने के लिए उत्पादक को जितना व्यय या जितना खर्च करना पड़ता है, जितना उसका एक्सपेंडिचर होता है, उसी खर्च को, उसी एक्सपेंडिचर के पूरे टोटल को बच्चों हम लोग टोटल कॉस्ट कहते हैं, कुल लागत कहते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं समयावधि की कि टाइम पीरियड के हिसाब से कुल लागत कितने प्रकार की होती है। तो अगर मैं बात करूं अल्पकाल, तो अल्पकाल में बच्चों कुल लागत दो तरह की होती है, एक स्थिर लागत और एक होती है कुल परिवर्तनशील लागत, जिसे हम TVC कहते हैं, और कुल स्थिर लागत TFC कहते हैं। यहाँ आपको एक बात याद रखनी होगी बच्चों कि सिर्फ और सिर्फ अल्पकाल में ही लागत के, कुल लागत के दो प्रकार होते हैं। क्यों? क्योंकि उस अल्पकाल ही वो समय होता है, शॉर्ट टर्म पीरियड ही वो टाइम होता है बच्चों, जहां पर उत्पत्ति के कुछ साधन, इनपुट्स जो होते हैं वो थोड़े से, ठीक, वो जो साधन होते हैं वो कुछ साधन स्थिर होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, और कुछ ही साधन वेरिएबल या वेरिएंस होता है जिसमें परिवर्तन होता है। इसी के आधार पर जब फिक्स्ड उत्पत्ति के साधनों को जोड़ा जाएगा तो कुल स्थिर लागत आएगी। उस पर खर्चे को, जितने भी स्थिर साधन है, जैसे भूमि स्थिर रहती है, कम समय में आप अपने फर्म की जगह को नहीं बदल सकते, तो भूमि किसके अंतर्गत आई? आपकी स्थिर लागत के अंतर्गत आई। तो वो भूमि के किराए के रूप में आप जो राशि दोगे, जो पैसे आप दोगे, उसे हम कुल स्थिर लागत में लिखेंगे। और इसके बाद बच्चों जो परिवर्तनशील साधन है, जिसको आप बार बार घटा या बढ़ा सकते हैं, उसमें आप मजदूरों की मजदूरी को ले लीजिए। तो जब जितना परिवर्तन आप उसमें करेंगे, उसमें आपका जो खर्चा होगा उसको आप कुल परिवर्तनशील लागत के अंतर्गत रखेंगे। तो देखा आपने, अल्पकाल में ही सिर्फ कुल लागत के दो प्रकार होते हैं, एक कुल स्थिर लागत जिसे हम कहते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, और ये किस वजह से होती है ये लागत? क्योंकि कुछ साधन स्थिर होते हैं, तो उस पे होने वाला खर्चा कुल स्थिर लागत में आता है। और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं, बार बार उनमें वेरिएंस होता है, तो उस परिवर्तन के कारण होने वाले खर्चे को हम कुल परिवर्तनशील लागत के अंतर्गत रखेंगे, जिसे कहते हैं TVC, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब इसी के साथ बच्चों इसके वक्रों को भी देखेंगे तो आपको और भी स्पष्ट हो जाएगा। इसे डायग्राम से हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको बताती हूँ कुल स्थिर लागत को, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का डायग्राम कैसा होता है, और अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को समझे हैं तो डायग्राम आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों कि यहाँ पर दो अक्ष बनाए जाएंगे, OX और यहाँ पर OY। यहाँ पर हम उत्पादन की मात्रा को दिखाएंगे, या आप कह सकते हैं कि हम क्वांटिटी को दिखाएंगे, और दूसरा कि हम यहाँ पर कुल लागत को दिखाएंगे। लेकिन कौन सी लागत? फिक्स्ड कॉस्ट,
जो स्थिर है। अब स्पष्ट करती हूँ मैं कि अगर स्थिर मुझे बनाना है तो मैं स्थिर लागत के लिए एक सीधी रेखा OX के पैरेलल खींचूंगी। हाँ, अब यहाँ हम समझ लेते हैं कि हम TFC को क्यों ऐसा खींचेंगे, क्यों मैंने इसे 0 से शुरू नहीं किया, क्यों मैं इसे इतने ऊपर से शुरू कर रही हूँ। इन सभी सवालों के जवाब थोड़े एक उदाहरण से समझिएगा बच्चों, कि जब आप उत्पादन करने की सोचते हैं, जब आप एक फर्म लगाने की सोचते हैं, तो आप क्या क्या काम पहले करते हैं। तो जब आप फर्म लगाने की सोचते हैं तो आपने जब डिसाइड कर लिया तो सबसे पहले उसके लिए ज़मीन देखते हैं। ठीक, मान लीजिए आपने ज़मीन में एक मकान को या एक बनी बनाई बिल्डिंग को चुना, तो आपने उस व्यक्ति से जिससे वो ज़मीन या जिससे वो मकान लिया, उस व्यक्ति के साथ एक सौदा किया कि मैं आपको 20,000 रुपये महीना दूंगा। अब मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रही हूँ कि क्या अभी तक आपने कोई वस्तु बनाई? नहीं ना, लेकिन फिर भी आपको 20,000 रुपये उसी दिन से देने होंगे जिस दिन से आपने उस मालिक के साथ सौदा किया और बनाई कोई वस्तु नहीं। आपने सौदा किया, आपने उसे 20,000 रुपये उस दिन से देना शुरू कर दिया, लेकिन फैक्ट्री का सेटअप करते करते आपको 1 महीना लग गया, तो क्या वो 20,000 रुपये किराया आपसे नहीं लेगा बच्चों? लेगा ना। तो इसीलिए आपको ये समझना है कि जब कभी भी आप TFC को दिखाएंगे तो ये दिखाएंगे कि ये पूरे उत्पादन कार्य में स्थिर रहती है। अब उसके मकान में आप 1 लाख वस्तु बनाओ, 10,000 वस्तु बनाओ, 1,000 वस्तु बनाओ, क्या उससे किराए पे कोई फर्क पड़ जाएगा? बिल्कुल नहीं ना। तो जब किराया आपका फिक्स्ड है, उतना आपको देना ही पड़ेगा, तो वो आपकी कौन सी लागत हो गई बच्चों? वो आपकी हो गई कुल स्थिर लागत, जो ना कि उत्पादन की मात्रा से प्रभावित हो रही है और ना किसी और चीज से। यहाँ पर आपने जो फिक्स किया है वो आपको देना शुरू करना पड़ेगा, इसलिए इसे 0 से नहीं दर्शाया जा सकता, क्योंकि ये तो उत्पादन कार्य शुरू नहीं होता है तब भी ये लागत लगनी शुरू हो जाती है। इसलिए हम इसे ऊपर से दर्शाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उत्पादन की मात्रा से उसका लेना देना ही नहीं होता। वो लागत तो कुछ भी ना उत्पादित करो तो भी लगती है, और आप अच्छी तरह समझ गए हैं, जैसे भूमि का या मकान का किराया। तो इसीलिए हमेशा फिक्स्ड कॉस्ट को जब भी आप दर्शाएंगे तो उसे शून्य से कभी शुरू नहीं करेंगे, बल्कि कुछ ऊपर से, क्योंकि हर एक कोई भी उत्पादन कार्य में फिक्स्ड कॉस्ट पहले से ही अप्लाई हो जाती है। और आपसे कोई पूछे कि ये सीधी रेखा क्यों है, तो आप बताएंगे क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ये फिक्स्ड होती है पूरे उत्पादन काल में। चूंकि समय क्या है? अल्पकाल। तो अल्पकाल, शॉर्ट टाइम में आप ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। आप चाह कर भी ना किराया बढ़ा सकते हैं, ना घटा सकते हैं, ना दूसरी जगह पे जा सकते हैं। तो ऐसे में जो भूमि का किराया है वो आपका TFC हो गया, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, और वो एज इट इज़ ही रहेगा। फिर चाहे आप 1,000 वस्तु बनाएं, 2,000 बनाएं या 1 लाख बनाएं। अब चलिए आपको मैं समझाती हूँ। ये तो TFC के वक्र को आपने देखा, अब देखते हैं TVC का वक्र कैसा होता है। अब बात करते हैं बच्चों TVC की, जिसे हम कहते हैं कुल परिवर्तनशील लागत। अब इस वक्र को बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि ये तभी शुरू होता है जब उत्पादन शुरू होता है, क्योंकि जब आपको उत्पादन करना है तभी आप मजदूरों को बुलाएंगे काम पे, और जिस दिन से मजदूर आएंगे आपको उस दिन से उनकी मजदूरी देनी पड़ेगी। तो अगर आपने काम नहीं शुरू किया है तो वो उस दिन 0 ही रहेगा,
और आपने जिस दिन से काम शुरू कर दिया उस दिन से धीरे धीरे ये बढ़ने लगेगा। आप शुरू में 2 मजदूर लगाएंगे, फिर 4, फिर 6, और जैसे जैसे मजदूरों की संख्या आप बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे आपकी लागत भी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन शुरुआत में कुछ मामले में ये माना जा सकता है कि 1 दिन या 2 दिन के समय के लिए ये कुछ फिक्स्ड टाइप की या स्थिर जैसी भी हो सकती है। देखिए, जब भी आप इस वक्र को बनाएंगे तो शून्य से शुरू करेंगे, और आपको पता है ना बच्चों क्यों? क्योंकि ये तभी लगेगी जब आप उत्पादन करोगे। तो इसका सीधा सीधा संबंध उत्पादन की मात्रा से होता है। तो इसलिए जब भी आप इस वक्र को खींचें तो यहाँ से आपको इसे थोड़ा सीधे ले जाना है। अब आप पूछेंगे मैम यहाँ से सीधे क्यों? तो यहाँ से सीधे इसलिए कि जैसे ही पहले दिन का उत्पादन कार्य शुरू होगा, मान लीजिए कि 1 घंटे में सिर्फ 2 वस्तु बनी, 1 घंटे में 2 वस्तु बनी और इसके बनाने की लागत जो थी वो 20 रुपए हुई। तो बच्चों अगले घंटे में हो सकता है 3 वस्तु बने, उसके अगले घंटे में 4 वस्तु बने, तो इस तरह ये ऊपर की ओर उठता हुआ बनेगा। तो आपको शुरुआती दौर में इसे दिखाना है ऊपर की ओर उठता हुआ ही। अब उसके बाद इसकी आकृति कैसी हो जाती है? तो उसके बाद इसकी आकृति हो जाती है बच्चों कुछ उल्टे एस की तरह यूं। अब ऐसा क्यों होता है वो भी समझिए। शुरू में ये जो लागत है वो कम रहती है क्योंकि हम थोड़ी थोड़ी वस्तुएं बनाते हैं, ज़्यादा खर्च नहीं करते। लेकिन जैसे जैसे हमारे पास डिमांड आती जाती है, मांग आती जाती है, हम इस उत्पादन को बढ़ा देते हैं। आप अगर काल्पनिक रेखा खींचें तो उससे रेखा को खींच के आप ये जान सकते हैं कि जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता जा रहा है लागत भी बढ़ता जा रहा है। और बच्चों एक ऐसा समय आता है जहां पर उत्पादन से कहीं ज़्यादा लागत बढ़ने लग जाती है, और बिल्कुल ऐसा होता है क्योंकि आप जानते हैं कि हर तरह के उद्योग में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स फाइल होती है जिसको हम कहते हैं उत्पत्ति ह्रास नियम। तो इस वजह से बाद में ये लागत और तेजी से प्रारंभिक अवस्था के जैसे बढ़ने लग जाती है, लेकिन शुरू में बढ़ती है क्योंकि उत्पादन मात्रा बढ़ रही है। उसके बाद जैसे जैसे आप उत्पादन की मात्रा को बढ़ाते जाएंगे बच्चों, वैसे वैसे ये लागत बढ़ती जाती है। इसीलिए आपको डिफाइन करने के लिए यहाँ पर दिखाना पड़ेगा उत्पादन की विभिन्न मात्राओं को। यहाँ तक आपको लेना होगा क्योंकि यहाँ पे वो टर्निंग पॉइंट है। तो आप किस तरीके से दर्शाएंगे बच्चों कि यहाँ तक उत्पादन हो रहा है OQ, यहाँ से आगे उत्पादन बढ़ा OQ1, उसके आगे उत्पादन बढ़ा OQ2 तक, उसके आगे उत्पादन बढ़ा OQ3 तक, और फिर उत्पादन बढ़ गया OQ4 तक। और इस बिंदु के बाद लागत और भी तेजी से बढ़ गई। तो आप इस तरीके से कुल परिवर्तनशील लागत को बढ़ाएंगे कि जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ रही है वैसे वैसे लागत भी बढ़ रहा है। आप इस आकृति को देखिए, जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ रही है वैसे वैसे लागत भी बढ़ रहा है। तो इस तरीके से आप बता देंगे कुल परिवर्तनशील लागत को। तो चलिए बात करती हूँ अब मैं कि जब आप कुल परिवर्तनशील लागत को जानते हैं, जब आप कुल स्थिर लागत को जानते हैं, तो उससे किस प्रकार आप कुल लागत की गणना करेंगे वो भी देख लीजिए कि कुल लागत कैसे निकाली जाएगी। तो इसका बहुत सिंपल फॉर्मूला है बच्चों, टोटल कॉस्ट इक्वल टू TFC टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस TVC टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इन दोनों का योग ही होता है कुल लागत। और इसका जब आपको वक्र खींचना हो तो पहले आप फिक्स्ड का और परिवर्तनशील का दोनों की रेखाएं खींच लीजिए, फिर आपका बड़ी आसानी से कुल लागत वक्र खींच जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं आपको इस चित्र के माध्यम से बता रही हूँ, ये ओ यहाँ पर हम दिखा लेते हैं बच्चों
कि ये OX है और यहाँ पर उत्पादन की मात्रा को हमने बता दिया और यहाँ पर लागत। और जैसा कि मैंने कहा था कि आपको जब भी कुल स्थिर लागत को दिखाना हो तो आप इसकी सिधाई में कुछ ऊपर से शुरू करेंगे, क्योंकि किराया आप भले ही उत्पादन शुरू ना किए हों लेकिन तब भी आपको देना पड़ेगा। अब लेकिन अगर कुल परिवर्तनशील लागत की बात की जाए बच्चों, तो अब मैंने पहले ही बताया कि वो शून्य से शुरू होगा और उसकी आकृति उल्टे S के जैसी होगी। तो यहाँ पर हमने बना लिया TBC को और किसे उसे स्टार्ट किया है बच्चों, शून्य से। अब इन दोनों से अगर मैं कहूँ कि कुल लागत वक्र को खींचो तो आप जानते हैं कि TC बराबर होता है TFC धन TBC के। तो जब कभी आपको TC की रेखा खींचनी होगी तो आप टोटल फिक्स्ड कॉस्ट से लेंगे, उसे सिर्फ TBC से नहीं ले सकते। तो आप टोटल फिक्स्ड कॉस्ट से उसे शुरू करेंगे और जैसा कि हम जानते हैं कि इसकी भी आकृति कैसी होगी बच्चों, उल्टे U के जैसी। तो ये आपके तीनों लागत यहाँ इस चित्र में आ गए, TFC, TBC और TC। अब इस चित्र में अगर आपसे कोई पूछे कि मात्रा कितनी कितनी है तो आप किसी भी उत्पादन मात्रा को ले लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर एक बिंदु को ले रही हूँ OQ को, कि OQ पर TFC कितना है ये जानने के लिए मैं यहाँ से एक सीधी रेखा खींचूंगी और ये जहाँ पर TFC को टच करेगी, जैसे यहाँ पर मैं नाम दे देती हूँ इसका R, तो OQ उत्पादन की स्थिति में मेरी TFC कितनी है, तो QR के बराबर है। ठीक वैसे ही अगर कोई मुझसे पूछे कि कुल परिवर्तनशील लागत कितनी है तो मैं इसी रेखा को आगे बढ़ाई और इसे नाम दे दी S का। तो मैं TBC क्या बताऊंगी कि OQ उत्पादन मात्रा पर मेरी TBC है QS, Q से सीधे S, क्योंकि TBC रेखा को वो टच कर रहा है। ठीक वैसे ही बच्चों अगर कोई अब मुझसे पूछ दे कि कुल लागत कितनी है तो मैं इसी रेखा को आगे बढ़ाकर, जैसे मैंने यहाँ पे इसका नाम दे दिया N, तो मैं कुल लागत को बताऊंगी कि OQ उत्पादन की मात्रा पर कुल लागत है, यहाँ से देखिएगा QN। तो देखा आपने कितनी आसानी से हम एक ही चित्र में तीनों ही लागतों को अच्छे से बता सकते हैं। तो बच्चों इसी के साथ चलिए एक आंकिक प्रश्न हम हल करते हैं और तो ये बच्चों आपके सामने ये प्रश्न है कि ये उत्पादन की इकाइयां दी हुई हैं और ये TC दिया हुआ है और तब आपको ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है कि TFC निकालिए और उसी के साथ TBC निकालिए। तो आप किस तरीके से निकालेंगे, तो इसके लिए जो सबसे की इंग्रेडिएंट है बच्चों वो याद रखिएगा कि TC बराबर होता है TFC प्लस TBC के। तो हम कैसे निकालेंगे TFC, तो TFC जानने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है बच्चों कि जब कुछ उत्पादन नहीं हो रहा था तब भी कितना खर्चा हो रहा था, 50 के बराबर खर्चा हो रहा था। तो आपको देखना है बच्चों यहाँ पर कि TF जब शून्य थी तब कितनी थी इकाई, 50। तो ठीक वैसे ही बच्चों अब TBC निकालने का तरीका क्या होगा, तो अगर आपको कुल लागत मालूम है, आपको कुल स्थिर लागत मालूम है, तो आप क्या करोगे, इसे निकालने के लिए कुल लागत से इसको घटा दोगे। तो इस तरीके से बच्चों चलिए हम देखते हैं कि TC में से यहाँ पर जब 50 में से 50 घटाए तो कुछ नहीं मिलेगा। मैंने यहाँ पर डैश कर दिया कि उस समय कुल परिवर्तनशील लागत शुरू ही नहीं हुई थी, क्योंकि कुल परिवर्तनशील लागत शुरू होती है उत्पादन करने पे और यहाँ पे शून्य इकाई है, मतलब कुछ उत्पादन नहीं हुआ, इसलिए हम डैश कर देंगे। अब जब एक इकाई का उत्पादन हुआ तो हम इस कुल लागत में से इस स्थिर लागत को घटा देंगे, तो 70 माइनस 50 इक्वल टू 20। ठीक वैसे ही बच्चों जब दूसरी इकाई हुई तो कुल लागत कितनी हो गई, 90। उस 90 में से हम 50 को घटा देंगे, कितना मिलेगा, 40, ये हमारी हो गई TBC। जब तीसरी इकाई का उत्पादन हुआ तो कितना, 105,
लागत रही उसमें से हम इसे घटा देंगे बच्चों, और इसे जब हम घटाएंगे तो हमें मिलेगा 55। तो ये हमारी हो गई कुल लागत। कौन सी? कुल परिवर्तनशील लागत। ठीक वैसे ही जब चौथी इकाई का उत्पादन हुआ तो कुल लागत कितनी हुई बच्चों? 120। उसमें से हम 50 को घटा देंगे तो हमारा TVC निकल कर कितना आ गया? 70। तो देखा आपने कितनी आसानी से, अगर आपको कुल लागत मालूम है तो आप TFC और TVC की गणना कर सकते हैं। तो बच्चों इसी के साथ कुल लागत के पूरे कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पर बता दिया है। अब चलिए बात कर लेते हैं दीर्घकाल की अवधि की, कि दीर्घकाल में कैसी होती हैं लागतें। खासकर कौन सी लागत बच्चों? कुल लागत। तो आपको दीर्घकाल में, लॉन्ग पीरियड में कुल लागत के लिए याद रखना होगा कि इसमें कोई भी फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि दीर्घकाल मतलब लॉन्ग पीरियड, इतना बड़ा समय कि हम सब कुछ बदल सकते हैं बच्चों, और कोई साधन स्थिर नहीं रहता, सभी साधन परिवर्तनशील, वेरिएबल हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर दीर्घकाल में सिर्फ हमें मिलती है कुल परिवर्तनशील लागत। और चलिए देख लेते हैं कि उसका वक्र कैसा होता है, बिल्कुल आपके शॉर्ट टर्म के जैसा। और यहाँ पर भी वही फॉर्मूला अप्लाई होता है कि ये तभी आएगा जब उत्पादन किया जाएगा। तो ये रही उत्पादन की मात्रा और ये रहा लागत। और आपको अगर दर्शाना हो दीर्घकाल में कुल लागत को, तो आप शून्य से शुरू करते हुए उसे LTC को आप दर्शा देंगे शून्य से शुरू करते हुए उल्टे U की आकृति में। तो देखा आपने लागतें कितनी आसान हैं इन्हें समझना। उम्मीद करती हूँ आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बच्चों पढ़ते रहिए, कुछ अच्छा करते रहिए, और आपकी सफलता ही मेरा उद्देश्य है।